जब तेज से खींच के सांस लेते हैं तो चेस्ट में पेन होने लगता है। फिर बटरफ्लाई रेस, ये काफी क्लियर कट दिखता है, यानी यहाँ पे जो नोज एरिया यहां से लेकर के पूरा चिक एरिया में। एसएलई का फुल फॉर्म है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जो खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है इस तरह से, अब इस ह्यूमन बॉडी की अपना एक इम्यून सिस्टम है। और ये जो इम्यून सिस्टम है हर एक आदमी में होता है, उसके शरीर को प्रोटेक्ट करता रहता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से, यानी जितने भी हार्मफुल एजेंट हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे शरीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है, शरीर को स्वस्थ रखने में रिस्पॉन्स प्ले करता है इम्यूनिटी वाला सिस्टम। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, यानी जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, इसका जो इम्यून सिस्टम है इसी को नुकसान पहुंचा रहा है, खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, तब उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कई बीमारियां जिनके एग्जैक्ट काज पता नहीं चलते लेकिन फिर भी होती हैं, जैसे सोरियासिस है, ऐसी सभी बीमारियों को एक कैटेगरी बनाई गई है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। यानी यहां भी एसएलई भी कुछ इसी टाइप का है कि इसकी खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचा रही है। और ये डिजीज कैसी है? सिस्टमिक डिजीज है। सिस्टमिक डिजीज मतलब ऐसे डिजीज सिस्टमिक डिजीज माने जाते हैं जो कि पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, उनका इंपैक्ट पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे डायबिटीज है, वो भी एक सिस्टमिक डिजीज है, यानी डायबिटीज का इंपैक्ट होता तो पैंक्रियास की गड़बड़ी की वजह से है लेकिन पूरी शरीर को अफेक्ट करता है। तो ऐसी बीमारियां जो पूरे शरीर को अफेक्ट करती हैं उनको सिस्टमिक डिजीज बोलते हैं। तो फिलहाल एसएलई जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, तब आप समझ लीजिए कि उस डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, उस छोटे से परिवार में 4-5 लोग हैं इस तरह से। ये 4-5 लोग मिल के अगर काम करते हैं तो परिवार की ग्रोथ और बेहतर होगी, हा? लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि 3 लोग तो मिल के काम कर रहे हैं लेकिन एक चौथा जो है परिवार के विरुद्ध काम कर रहा है। तो उस परिवार में एक बीमारी आ गई है और उसी बीमारी को बोलते हैं कि खुद से नुकसान पहुंचा रहा है अपने परिवार को। तो इस तरह से एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सिम्टम्स क्लियर कट हैं। ल्यूपस मींस स्किन पर अफेक्शन आएगा। अब देखिए स्किन पर अफेक्शन है यानी स्किन पर कुछ बीमारियां हैं। सिम्टम्स हैं, रेड रैश आ जाते हैं, खासतौर से धूप में जाने से उस रैश की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बटरफ्लाई रैश यानी यहाँ पे नाक पे इस तरह से होते हैं। तो कई सिम्टम्स हैं, अगर उनको देखें तो इस तरह से लिखे हैं, लेकिन उसका काज अगर देखा जाए, जो एसएलई का जो काज है वो जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कुछ लोगों को पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हो, इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाते हो। तो एनवायरमेंटल भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है, हार्मोन के प्रभाव की वजह से भी हो सकता है, और सर्टेन कुछ मेडिसिन लगातार आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यही कारण है, ये 4 कारण है। और सबसे पहले कहां पे होगा? स्किन पर। स्किन पर रैसेस इस तरह से बनेंगे, सनलाइट में जाने पे दिक्कत बढ़ेगी। उसके बाद फिर जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, उसके बाद किडनी और ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, यानी किडनी और ब्रेन को अफेक्ट करने की संभावना बहुत कम है। सबसे ज्यादा संभावना किसको है? स्किन को है, उसके बाद जॉइंट्स के हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरी शरीर की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देने की जो बीमारी है उसमें से एक है एसएलई। इस तरह से शरीर के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। सबसे प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? स्किन को, क्योंकि शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन ही है। लोगों की धारणा होती है कि लीवर है या इस तरह से कुछ और है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्किन लगातार हम लोगों को एनवायरमेंटल फैक्टर से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से, जो एयर में है, हवा में है, उन सबसे बचाए रखता है। यूं समझिए कि स्किन की सेंसिटिविटी इतनी है कि जैसे एक चींटी अंदर चली जाती है, कपड़े के अंदर चली जाती है तो पता चलने लगता है कि चींटी चली गई है, चींटी रेंग रही है, लेकिन इतना कपड़ा पहने पता नहीं चल रहा है। तो सेंसिटिविटी जो स्किन की है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती रहती है, सबसे बड़ा ऑर्गन है।
लेकिन हम लोग समझते हैं कि कुछ बड़े ऑर्गन और हैं। तो स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उसी पर इंपैक्ट आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर SLE का फर्स्ट टाइम। तो देखिए स्किन इफेक्ट होगा, उसके बाद ज्वाइंट्स, फिर किडनी, फिर ब्रेन। सिम्टम्स की अगर बात करें तो चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथ, जब तेज से खींच के सांस लेते हैं तो चेस्ट में पेन होने लगता है। ऐसे सांस खींचे तो सांस अंदर खींचते समय चेस्ट में पेन हो रहा है, तो पहला सिम्टम्स इस तरह से। फीवर, फटीग, हल्का हल्का बुखार और थकान सी। फीवर, फटीग, चेस्ट पेन। फिर बटरफ्लाई रेस, एक काफी क्लियर कट दिखता है, यानी यहाँ पे जो नोज एरिया यहां से लेकर के पूरा चिक एरिया में बटरफ्लाई रेस हो जाता है। रेस की इंटेंसिटी धूप में जाने से बढ़ जाती है, तो बटरफ्लाई रेस। माउथ सोर, जो मुंह है उसके अंदर सोर भी हो सकते हैं, मतलब छाले भी पड़ सकते हैं मुंह के अंदर, और हेयर लॉस भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। तो यही कॉमन सिम्टम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही देखे जाते हैं। तो चेस्ट पेन, फीवर, फटीग, तो इस तरह के सिम्टम्स बटरफ्लाई रेस अगर आ रहे हैं तो उसकी कैटेगरी आप समझ लें कि SLE है। अब इस SLE के लिए होम्योपैथी में कुछ समाधान है। अगर इस सिम्टम्स को देखा जाए तो इस सिम्टम्स को जो सबसे अच्छे से कवर करती है वो दो मेडिसिन है, एक फास्फोरस है और दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक। इन सभी सिम्टम्स को कवर करती हैं फास्फोरस और आर्सेनिक। इन्हीं दोनों मेडिसिन से अधिकतर संभावना है कि ये जो SLE है वो ठीक होगा। लेने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप फास्फोरस 1 mg पावर की लें, हफ्ते में 1 दिन सुबह 4 बूंद पर लें। बाकी बचे 6 दिनों में आर्सेनिक सुबह लें 4 बूंद, एक टाइम बस लेना है, रिपीट नहीं करना है, मतलब सुबह दोपहर शाम नहीं लेना, और 6 दिनों तक लेना है, मंडे टू सैटरडे। अगला संडे आ जाए तब फिर फास्फोरस ले लेना है। इस तरह से फास्फोरस हफ्ते में 1 दिन, कुल 4 हफ्ते तक लें, और आर्सेनिक 30 सुबह 4 बूंद जीभ पर लें। इस तरह से आर्सेनिक और फास्फोरस से ज्यादा संभावना है कि SLE जो हुआ है वो ठीक होगा। इस तरह से काम की बात, कुछ भी एक लाइन भी अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।